नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आर्या केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने पीरियोडिक टेबल एंड देयर प्रॉपर्टीज़ पढ़ना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब मेंडलीव के अनुसार क्या होता है कि यहाँ पर जो बेस लेके चलते हैं वो एटॉमिक मास के बेस पे एलिमेंट को हम अरेंज करते हैं। तो इन द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल ऑफ द मेंडलीव देयर आर 12 वर्टिकल कॉलम नोन एज ग्रुप एंड 7 हॉरिजेंटल रो known as periods. But in the modified form there are 9 vertical column and 7 horizontal row. तो देखिए यहाँ पर वर्टिकल कॉलम है उनको हमने ग्रुप बोला है, और जो हॉरिजेंटल रो होती है उनको हमने पीरियोड्स बोला है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल है उसमें 9 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियोड्स होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एक जीरो ग्रुप है उसको भी काउंट किया गया है 8 के बाद। टोटल 9 ग्रुप हो गए हैं और 7 यहाँ पर हॉरिजेंटल रो है जिनको पीरियोड्स बोला गया है। तो हर ग्रुप को ए और बी में बांटा गया होता है। ये जो 8th वाला होता है उसमें 3 कॉलम होते हैं, इसलिए टोटल गिने तो 9 और 3 कितने हो गए, 12 हो गए, इसलिए शुरू में 12 वर्टिकल कॉलम बोला गया था इसको। तो ये उसमें था। इसके बाद बात करते हैं इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स की। मतलब मेरिट्स की बात करें तो ही सिंप्लीफाइड एंड सिस्टमेटाइज स्टडी ऑफ एलिमेंट। मतलब उन्होंने एलिमेंट को पहली बार इतना सिस्टमेटिक और सिंप्लीफाइड वे में अरेंज किया था ताकि उनकी स्टडी आसान हो गई थी। एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया था, ये ध्यान रखना है आपको सबसे पहले। इसके बाद सेकंड इसकी मेरिट की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सम वैकेंट स्पेस आर लेफ्ट फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। मतलब उन्होंने क्या किया था कि कुछ खाली जगह छोड़ दी थी, कुछ एलिमेंट के लिए पहले ही खाली जगह छोड़ दी थी कि यहाँ पर ऐसी ही सिमिलर प्रॉपर्टी का एक और एलिमेंट आने वाला है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। और इसकी सबसे मतलब खूबसूरत बात क्या थी कि कुछ समय बाद वो सेम एलिमेंट डिस्कवर हुआ था और उसकी प्रॉपर्टी भी जैसी मतलब उन्होंने बताई थी, सिमिलर प्रॉपर्टी ही उसकी थी। मतलब एक तरह से उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि इस जगह पे एक ऐसी प्रॉपर्टी का एक और एलिमेंट आने वाला है। तो ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो उन्होंने कुछ नाम भी रख दिए थे, जैसे एक ईका सिलिकॉन नाम दिया था जर्मेनियम को, तो ये सिलिकॉन के जस्ट नीचे आता है। इसी प्रकार ईका एल्यूमिनियम नाम दिया था गैलियम को, जो एल्यूमिनियम के नीचे आता है। इसी प्रकार ईका बोरोन, ईका मैग्नीज, ऐसे मतलब उनको नाम दिए गए थे बाद में उनकी जगह पर ये एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। तो ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। अब एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं कि ईका सिलिकॉन किसको बोलते हैं या ईका एल्यूमिनियम की जगह कौन सा एलिमेंट डिस्कवर हुआ था, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो इसको याद करने के लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक भी बनाई गई है कि सीता गीता से अलग बीएससी नहीं अमटेक है। मतलब इनके फर्स्ट वर्ड लेकर जो मैंने अंडरलाइन किए हैं उन वर्डों को लेकर ये कोट्स बनाया गया है कि सीता गीता से अलग बीएससी नहीं अमटेक है। तो इस प्रकार आप इसको याद भी रख सकते हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद थर्ड मेरिट की बात करूँ तो करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। मतलब होता क्या था कि पहले कुछ एलिमेंट का एटॉमिक वेट हम कुछ और लेकर चलते थे, बाद में पता लगा कि वो एटॉमिक वेट सही नहीं है और इनका एक्चुअल एटॉमिक वेट ऐसा है। जैसे बेरिलियम का पहले हम 13.5 लेते थे, लेकिन सही एटॉमिक वेट इसका 9 होता है। तो बहुत सारे एलिमेंट के एटॉमिक वेट का भी करेक्शन मेंडलीव ने किया था। तो कौन कौन से एलिमेंट थे जिनके एटॉमिक वेट का करेक्शन हुआ था, तो ये यूरेनियम है, बेरिलियम है, इंडियम है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सारे एलिमेंट होते हैं जिनके एटॉमिक वेट का करेक्शन किया गया था। तो इसको भी आप याद रख सकते हो कि यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो, कि यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो। कीड़े पड़ेंगे भाई साहब तुमको।
तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो इनको, मतलब एलिमेंट को लेकर हमने ये कोट्स बनाए हुए हैं, तो कि कौन कौन से एलिमेंट है जिनके एटॉमिक वेट को करेक्ट किया गया था। इसके बाद ये तो मेरिट थे इनके, तो मेरिट आपको ध्यान में होने चाहिए। पहला मेरिट तो इन्होंने सिंप्लीफाई और सिस्टमेटिक वे में एलिमेंट को अरेंज किया था। दूसरा, उन्होंने पहले ही कुछ वैकेंट स्पेस छोड़ दिए थे जहाँ पर नए एलिमेंट बाद में सिमिलर प्रॉपर्टी के डिस्कवर हुए थे। और तीसरा मेरिट था इनका कि उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट के एटॉमिक वेट को करेक्ट किया था। अब बात करते हैं डीमेरिट की। तो डीमेरिट है इनका कि फर्स्ट डीमेरिट है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड। अब मेंडलीव में होता क्या था कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल होती है इसमें हाइड्रोजन के लिए कोई जगह ही नहीं रखी गई थी। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी एल्कली मेटल से भी मैच करती है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हैलोजन से भी मैच करती है, इसलिए उसको हाइड्रोजन को कोई पोजीशन नहीं दी गई थी, वो फिक्स पोजीशन नहीं थी। कोई एल्कली मेटल की जगह रख देता था, कोई हैलोजन की जगह रख देता था। इसके बाद सेकंड डीमेरिट था कि नो सेपरेट पोजीशन वाज गिवन फॉर आइसोटोप्स। अब देखिए आइसोटोप क्या होता है कि जिनका एटॉमिक मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उनको आइसोटोप्स बोलते हैं। मतलब एटॉमिक मास इनका क्या रहता है, अच्छा अरे शिट 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 मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि आइसोटोप उनको बोलते हैं कि एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। मैं करेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर दोबारा कि आइसोटोप का क्या रहता है, एटॉमिक मास डिफरेंट रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या रहता है, सिमिलर रहता है। जैसे हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो इनका जो एटॉमिक नंबर रहता है वो तो 1 ही रहेगा लेकिन इनका एटॉमिक मास चेंज होता रहता है। हाइड्रोजन का 1 रहता है, इसके बाद ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का 2 और 3 एटॉमिक मास हो जाता है, तो वो आइसोटोप होते हैं। अब यहाँ पर हमने मास के हिसाब से अरेंज किया है लेकिन आइसोटोप का मास तो अलग अलग है, तो उनको अलग अलग पोजीशन पे रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कोई भी सेपरेट पोजीशन आइसोटोप को नहीं दी गई थी। तो ये इसका डीमेरिट्स हो गया एक। इसके बाद थर्ड डीमेरिट्स है कि अनोमोलस पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट। कहने का मतलब लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की पोजीशन के बारे में कोई पुख्ता जानकारी उसके अंदर नहीं दी गई थी, उसकी पोजीशन अज्ञात थी। नेक्स्ट है कि ही डज नॉट एक्सप्लेन द कोज ऑफ पीरियोडिसिटी। अब उन्होंने भाई साहब ने अरेंज तो कर दिया सबको एटॉमिक मास के बेस पे, लेकिन उन्होंने इसका कोई रीज़न नहीं दिया था कि एटॉमिक मास के बेस पे ही इसको क्यों अरेंज किया गया है। इसका कोई एक्सप्लेन नहीं किया था उन्होंने ढंग से, बस अपने हिसाब से कर दिया था। तो ये सारे इसके डीमेरिट्स होते हैं। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। इसके बाद एक डीमेरिट्स और बच गया इसका कि इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ वेरियस एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। अब देखिए होता क्या है कि आर्गन और पोटेशियम की बात करें तो आर्गन का एटॉमिक मास होता है 40 और पोटेशियम का होता है 39। तो वैसे तो पोटेशियम के को पहले आना चाहिए था क्योंकि 39 कम होता है 40 से, लेकिन आर्गन पहले रखा हुआ था उसके अंदर। मतलब उन्होंने एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया था, लेकिन हर जगह ये नियम को फॉलो उन्होंने नहीं किया था। कई जगह एटॉमिक मास कम था फिर भी उसको पहले नहीं लिया, उसको बाद में ले लिया। जैसे आर्गन और पोटेशियम की बात करूं तो ये सारे एलिमेंट हैं जो एग्जांपल रखे हुए हैं, यहाँ पर ये नियम फॉलो नहीं होता। तो इसको भी आप बहुत ही आसानी से इस कोट्स को ध्यान में रखकर याद कर सकते हो कि आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी कोक नहीं। मतलब पहले आमिर खान पेप्सी और कोक का ऐड करते थे, तो तब की ट्रिक बनाई हुई है। तो ये भाई साहब इसके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मेरिट, डीमेरिट और एक्सप्लेनेशन था। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लेकर ही आते हैं। तो अब हम लास्ट है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो अभी एक्चुअल में हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। तो इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं और इसको बोहर पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में बोहर के बहुत सारे कंसेप्ट को काम में लिया गया था या बोहर का योगदान था।
तो ये सारे इसके नाम हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि अंडर द रूट न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड। न्यू यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है। न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है। तो मोजलेज नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अलग अलग टाइप के मेटल पे अल्फ़ा कणों की बम्बार्डिंग की गई थी। तो उनसे जो मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव या अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट निकल रही थी, तो उनकी फ्रीक्वेंसी और को मेटल के साथ रिलेशन देखा गया। तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी, उनका अंडर द रूट फ्रीक्वेंसी का उनके एटॉमिक नंबर से मैच कर रहा था। मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी उनका एटॉमिक नंबर भी क्या था, ज़्यादा था। तो एटॉमिक नंबर के साथ उनका एक रिलेशन निकल के आ रहा था। तो इस हिसाब से उन्होंने एक नियम बना दिया, अंडर द रूट न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी। यहाँ पर ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। जेड यहाँ पर एटॉमिक नंबर है। न्यू यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का रूट हो था वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आ रहा था। तो एक्सपेरिमेंट किया था मोजले नाम के साइंटिस्ट ने, और इसी बेस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज करने के पीछे एक एक्सपेरिमेंट था, एक रीज़न था, लेकिन मेंडलीव ने एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज करने का कोई रीज़न नहीं दिया था। तो बात करते हैं इसको कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर बेस्ड अपॉन मोजलेज लॉ एंड अकॉर्डिंग टू इट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये मतलब ध्यान में रखना है आपको कि पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मतलब जो उनकी प्रॉपर्टी होती है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज करते हैं, तब उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टी आती है अपने किसी दूसरे एलिमेंट के। तो अब बार बार हम एक शब्द यूज कर रहे हैं पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक, उसका क्या मीनिंग है ये समझते हैं कि रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिसिटी। कहने का मतलब कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टी बार बार किसी दूसरे एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी मैच होती है, बार बार रिपीट होती है उनकी प्रॉपर्टी। जैसे लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, तो उसके बाद कुछ समय बाद एक एलिमेंट आता है पोटेशियम, उसकी भी प्रॉपर्टी लिथियम सोडियम से मैच होती है। तो बार बार सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट रिपीट होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं पीरियोडिसिटी। अब कोज ऑफ पीरियोडिसिटी मतलब ऐसा होता क्यों है, ये सिमिलर प्रॉपर्टी होती क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसको जान लेते हैं। तो कोज ऑफ पीरियोडिसिटी इज रिपीटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब उनका आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो लगभग सिमिलर होता है। जैसे 1s1 है, किसी का 2s1 हो जाएगा, किसी का 3s1 हो जाएगा। मतलब आउटर मोस्ट शेल में जिनके 1s ऑर्बिटल में जिनके एक इलेक्ट्रॉन रहता है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्बिट का हो, चाहे सेकंड ऑर्बिट का हो, चाहे थर्ड ऑर्बिट का हो, तो उन सब की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। मतलब कहने का मतलब जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिमिलर होगा उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, और एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ही वो रिपीट होती है। तो ये रीज़न था इसका। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है उसमें 7 हॉरिजेंटल रो होती है जिनको पीरियोड्स नाम देते हैं। सेम कंसेप्ट में सेम जो 7 हॉरिजेंटल रो ही मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर थी, और 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं। यहाँ पर 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं जिनको यहाँ पर ग्रुप नाम दिया गया है, जो 1 से 18 तक होते हैं। तो देखो मैंने पीरियोडिक टेबल भी बना रखी है यहाँ पर आपके लिए। तो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 इनको बोलते हैं पीरियोड्स। ये 7 तक पीरियोड्स होते हैं जो, और इसके अलावा 1 से लेकर जो 18 तक नंबर लिखा हुआ है ये ग्रुप होते हैं। तो 1 से लेकर 18 तक यहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं। तो इसको पूरा पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं इनसे हम। तो देखिए 1 और 2 ग्रुप है, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। 1 और 2 ग्रुप में एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं।
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे एलिमेंट। इसके अलावा 3rd से लेकर 12 तक के जो एलिमेंट है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट माने जाते हैं, और 13 से लेकर 18 तक के ग्रुप को पी ब्लॉक हम लेते हैं। 13 से 70 तक कोई पी ब्लॉक लेते हैं, 18 नोबल गैस होती है, उसको अलग से ही पढ़ते हैं हम। अब इसमें एक एफ ब्लॉक भी होता है जो डी ब्लॉक के अंदर होता है, वो हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको पीरियोडिक टेबल को याद रखना पड़ता है आपको, अगर ये चैप्टर डिटेल में समझना है, नीट और जेई के हिसाब से तैयार कर रहे हो तो पीरियोडिक टेबल को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसको याद करने की बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह होती है, तो कुछ ट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, मैं बोल के भी बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात करूँ तो है लीना की रब से फरियाद, ऐसे आप याद रख सकते हो। सेकंड ग्रुप की बात करूँ तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे याद रख सकते हो। इसी प्रकार 13 ग्रुप की बात करूँ तो बैंगन आलू गाजर इन थैला। 14 की बात करूँ तो कहे शिवजी सुनो पार्वती। 15 की बात करूँ तो नए पुराने आशिक सब बीमार। इसके बाद 16 की बात करूँ तो ओल्ड स्टाइल से टी पो। 17 में ग्रुप में देखिए फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। 18 ग्रुप में देखिए कि हे ने अगर कर 0 रन पर आउट, हे ने अगर कर 0 रन पर आउट। इस प्रकार हमने ये याद रखे हुए हैं। आप हो सकता है आपका याद रखने का तरीका कुछ अलग हो, तो जो भी आपका तरीका है आप उसी को याद रखिएगा, इसमें मिक्स मत हो जाइएगा, ठीक है। ये सारे तरीके होते हैं, कोट्स बने होते हैं जिससे आप पीरियोडिक टेबल को आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। पीरियोडिक टेबल अगर आपको अच्छे से याद हो जाती है तो इसको समझना आगे बहुत ही आसान होता है। तो एफ ब्लॉक नीचे होता है, ये देखिए एफ ब्लॉक नीचे होता है। अब बढ़ते हैं आगे। तो द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेंज, वार्नर, पोहर एंड बेरी। मतलब ये सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने में। इट इज़ आल्सो नोन एज बोहर पीरियोडिक टेबल बिकॉज इट फॉलो द बोहर स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसको बोहर पीरियोडिक टेबल नाम भी दिया जाता है क्योंकि बोहर के नियमों को फॉलो करती है ये पीरियोडिक टेबल। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक। यहाँ पर इसको 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो ब्लॉक के बारे में हम अलग से सेपरेट चैप्टर होता है। एस ब्लॉक अलग से 11th क्लास में आता है, पी ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक आता है, एफ ब्लॉक आता है, तो उसके अंदर हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो अभी आप लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से डी और डी ब्लॉक के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी गई है। इसके अलावा एफ ब्लॉक के बारे में भी थोड़ी जानकारी दी गई है। ये बहुत ही कम जानकारी है, मतलब उन ब्लॉक के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कशन होता है, तो वहाँ पर इन चीज़ों को हम पढ़ाएंगे। अभी हम बात करेंगे केवल बस पीरियोडिक टेबल और उनकी प्रॉपर्टीज़ की। तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम इनकी प्रॉपर्टी को डिस्कशन करेंगे। अब कुछ टर्मिनोलॉजी होती है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, उनको डिस्कस कर लेते हैं, वो बार बार हमारे काम में आएगी। जैसे जनरल टर्म्स यूजिंग पीरियोडिक टेबल। तो पहला है नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट इनर्ट गैस आर नोन एज नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। मतलब नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को, इनर्ट गैस को छोड़कर। नेक्स्ट है हमारा टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट तो एलिमेंट ऑफ 3rd पीरियड एक्सेप्ट इनर्ट गैस विच सो दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप आर नोन एज टिपिकल एलिमेंट। मतलब सीधी सी बात है, 3rd पीरियड के एलिमेंट इनर्ट गैस को छोड़कर टिपिकल एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे 3rd पीरियड के एलिमेंट है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे 3rd पीरियड के एलिमेंट होते हैं, उनको हम टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं। अब ब्रिज एलिमेंट ये सिलेबस में नहीं है। अब बात करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ये क्या होता है, क्यों होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो समझते हैं इसको। डायगोनल रिलेशनशिप कि सम एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड्स आर शोइंग रिलेशनशिप विद एलिमेंट ऑफ पीरियड 3।
which are present diagonally opposite to them and it is known as diagonal relationship। कहने का मतलब सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट से डायगनली अपोजिट में होते हैं, वो एक दूसरे की उनकी प्रॉपर्टी होती है वो मैच करती है। जैसे लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी मैच कर रही है, बेरिलियम और एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, मैच होती है, बोरोन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी यहाँ पर मैच हो रही है, तो इनको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अब बात करते हैं कि ये पीरियड सेकंड और पीरियड थ्री के इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर क्यों है, या इनकी आपस में रिलेशन क्या है, क्यों मैच हो रही है। तो देखिए, रीजन ऑफ दिस रिलेशनशिप इज़ देयर आयोनिक पोटेंशियल, दैट इज़ रेशियो ऑफ चार्ज बटे साइज। तो लिथियम और मैग्नीशियम का जो आयोनिक पोटेंशियल होता है, आयोनिक पोटेंशियल होता है इनके चार्ज और साइज का रेशियो, वो सिमिलर है, लिथियम और मैग्नीशियम का सिमिलर है। इस वजह से लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर है। इसी प्रकार बेरिलियम और एल्यूमिनियम का भी जो आयोनिक पोटेंशियल है वो सिमिलर होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टी आपस में रिलेट कर पा रही है। इसी को डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। आपको इसके तीनों एग्जाम्पल याद होने चाहिए डायगोनल रिलेशनशिप के, और इसका रीज़न याद होना चाहिए कि क्या रीज़न है इसके पीछे। तो रीज़न ये है कि इनका आयोनिक पोटेंशियल सिमिलर होता है, आयोनिक पोटेंशियल होता है चार्ज अपॉन साइज, इस वजह से ये डायगोनल रिलेशनशिप रखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं कि एलिमेंट विच कंटेन एटलीस्ट वन अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन इन देयर ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। कहने का मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट जो अपने आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, एक या एक से ज़्यादा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। तो जो लास्ट हमारा एलिमेंट होता है, जैसे जिंक होता है, तो डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है जिंक, उसके डी में पूरा भरा होता है, D10 होता है, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो ये ZN होता है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। तो कहने का मतलब जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, लेकिन सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। जैसे ZN है, ZN ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ZN के नीचे आता है CD कैडमियम, कैडमियम के नीचे आता है मरकरी Hg, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल डी आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ट्रांजिशन एलिमेंट ये एक्सप्लेन किया हमने। इसके बाद इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो F ब्लॉक के एलिमेंट को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, F ब्लॉक के एलिमेंट को। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हमने एक्सप्लेन की। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर हम IUPAC नोमेनक्लेचर बताएंगे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट का, और उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आपको और कौन से टॉपिक को पढ़ना है, समझना है, उसको लेकर आप कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो हम जल्दी डाल देंगे। थैंक यू।